शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं कृष्ण कुमार शर्मा ज्योतिषी आप लोगों के सामने महोदया जो आई हुई हैं, प्रणाम, इनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए बैठा हूँ। कृपया आप प्रश्न पूछें, जो भी आपका प्रश्न हो। जी, प्रणाम गुरुजी। आयुष्मती रहो। आज मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है, जैसे आपने कहा कि नक्षत्र जो है तारों का समूह होता है, ठीक है, और हमारे तारे आकाश में होते हैं। तो आकाश में ये नक्षत्र या तारों का मतलब डिस्टेंस कैसे, मतलब हम मापें कैसे कि वो उनमें क्या, मतलब कैसे वो, मुझे वो जानने का आपसे थोड़ा मैं चाहती हूँ कि आप उस पर प्रकाश थोड़ा डालिए। आपका प्रश्न है कि आकाश मंडल को हम कैसे नापते हैं। जी, ये प्रश्न। जी, ये प्रश्न सीधे सीधे हमारे नक्षत्रों से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको पिछली एपिसोड में बताया था, एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला का होता है। जी। हमारा जो वृत्त बनता है नक्षत्रों का आकाश मंडल में, या एक बिंदु के पर बना हुआ कोण जो 360 अंश का होता है, वृत्त का एक कोण, उस वृत्त पर 27 नक्षत्र। जी। 27 नक्षत्रों को अगर हम 360 में भाग दें तो एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला आता है। जी। अब एक यानी 27 नक्षत्र हैं तो एक एक नक्षत्र 13 अंश 20 कला, 13 अंश 20 कला ऐसे हुआ। अब हम चंद्रमा को अगर हम पूछें कि चंद्रमा इस समय कितनी दूरी पे आकाश मंडल में है, मान लो चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में है। पहला नक्षत्र अश्विनी, दूसरा नक्षत्र भरणी, तीसरा नक्षत्र कृत्तिका। ओके। हम पूछें कि चंद्रमा है कहाँ आकाश मंडल में, कितना दूर पर है, तो हम 13.20 जोड़ देंगे, 26-40 हो गया। बोलेंगे कि 26 अंश 40 कला के बाद में वो है। अच्छा। इस प्रकार से आकाश मंडल की दूरी नाप दी गई। ऐसे ही जैसे सूर्य है, सूर्य एक महीने में एक राशि पे जाता है। जी। जैसे मान लीजिए सूर्य दूसरे महीने में है या वृषभ राशि में है। अब हम पूछे कि आकाश मंडल में सूर्य कहां पर है, कितनी दूर पर है, तो एक राशि तो उसने क्रॉस कर दिया। जी। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। अच्छा। तो 2.25 नक्षत्र माने 13-20, 13-20 और 3-20। एक एक चरण का मान, जैसे एक नक्षत्र में 4 चरण होता है, एक चरण का मान 3-20 होता है। अच्छा। तो 13-20 हो गया, 13-20 हो गया, 26-40 हो गया। जी। और 3-20 और यानी 39-60 हो गया। 39-60 माने 40, 60 कला का एक अंश होता है। यानी वो सूर्य जो है आकाश मंडल पर 60 अंश पर है। हम सीधे बता देंगे कि 60 अंश पर वो है। 60 अंश के बाद वो पहुंच गया है कृत्तिका नक्षत्र। तो ऐसे ही हम आकाश मंडल में ग्रहों के द्वारा कौन से ग्रह आकाश मंडल में कहां पर है, अच्छा, गणितीय हिसाब किताब है। लेकिन अब आपका प्रश्न है कि वो आकाश मंडल में कैसे हम कैसे नापते हैं।
जी। नीचे का नापना तो कठिन है। आप आकाश मंडल की बातें पूछ रही हैं, जी। ये हमारे ज्योतिष में वर्णन है। जी। आपके सोच को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप धरती के मंडल को नापना बहुत कठिन है, आप आकाश मंडल की बातें करते। चलिए ठीक है, लोगों की जानकारी के लिए होना चाहिए। जी। तो आपका शायद प्रश्नों का उत्तर हो गया जी, होगा। जी, जी। अब आपका अगला प्रश्न क्या है, बताइए। अब आकाश मंडल की दूरी तो हमने जान ली कि हाँ, कैसे बहुत। नापना है। अब मुझे ये जानना है कि नक्षत्र के दिन एवं मास क्या होता है? हाँ, बहुत बढ़िया। नक्षत्र, देखो मैं बताया था वार के एपिसोड में, जब वार बना था जी, जी, तो उसमें सावन दिन बताया था, जी। नक्षत्र दिन बताया जी। था, चंद्र दिन बताया था, ब्रह्मा का दिन है, प्रजापति का दिन है। जी, उस जी। पर एक एक एपिसोड अलग से बनेंगे, क्योंकि ये नक्षत्र का आपने दिन पूछा और महीना पूछा। जी। तो इसका बहुत सिंपल भाषा में मैं बता दूं, एक दिन में क्या एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला होता है। जी। चंद्रमा जब 13 अंश 20 कला का उपभोग कर लेता है तब एक नक्षत्र दिन हो जाता है। चंद्रमा पूरा उपभोग कर लिया उसका 13 अंश 20 कला का, एक दिन उसका हो गया। जब 13 अंश 21 कला में पहुंच जाएगा तो दूसरा दिन शुरू हो जाएगा, नक्षत्र दिन। अच्छा। अब लगभग कितने दिन में पूरा होता है, कितने घंटे में, दिन नहीं घंटे में पूरा होता है। सौर दिन होता है 24 घंटे का, आप देखते होंगे 24 घंटे के बाद वो दिन बदल जाता है। जी, जी। जो ग्रेगोरियन वर्ष के कैलेंडर है, जो हमारी घड़ी सेटिंग हुई है, गवर्नमेंट की जो सेटिंग है, जिस पर जहाज चलते हैं, रेलवे चलती है, वो 24 घंटे को बदल जाता है। जी। जब आप नक्षत्र दिन पूछते, जिसका उपयोग होता है नक्षत्र दिन, नक्षत्र मास का उपयोग होता है त्योहारों में होता है, मुहूर्त निकालने में होता है जी, कि किस समय नक्षत्र है, चंद्रमा कहाँ पे है। चंद्रमा को ही मोस्टली मैं लेते हैं। जी, जी। चंद्रमा आपने बताया कि वो हाँ, सबसे हाँ, पास होता सबसे है। पास में है, चंद्रमा है कहाँ, कौन से नक्षत्र पे है, फिर वो शुभ है कि अशुभ है, फिर वही हम देखते हैं। जी। तो चंद्रमा ही जब 13.20 कला, 13 अंश 20 कला चल देता है तो उसी को हम एक नक्षत्र दिन कहते हैं। ओके। और ये करीब 23.5 घंटे में, अंदाजा मैं बता रहा हूँ, 24 पूरा नहीं होता, 24 पूरा नहीं होता, 23.5 घंटे में एक नक्षत्र दिन बन के ये तैयार हो जाता है। अच्छा। अब नक्षत्र दिन शायद आपको समझ में आ गए। अब नक्षत्र मास क्या होता है? एक तो आपको मैं चंद्रमास बताया था, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, उसी के आधार पर नक्षत्र मास भी है। अच्छा। सेम आधार है, उसमें भी वही चैत्र वैशाख। जब चंद्रमा 27 नक्षत्र का उपभोग कर लेता है, एक दिन एक नक्षत्र में, दूसरे दिन एक नक्षत्र में, तीसरे दिन एक नक्षत्र में, चौथे दिन एक नक्षत्र में, पंचांग में लिखा रहता है कि चंद्रमा कहाँ पे है। जब हम दूसरी तिथि भद्रा उद्रा के बारे में बताएंगे तब उसमें है कि चंद्रमा कहाँ पर रहता है, तो भद्रा लग जाती है, उसके लिए आज इसका वर्णन नहीं है। तो वो जब उसका 27 दिन, 27.5 दिन का, जैसा कि आपका वो चंद्र दिन होता है जी, कि वो अपने जितने वो है 12 पॉइंट पर 30 उसका होता है, इसका 13.30 क्या रहता है, लेकिन इसमें नक्षत्र कम है और उसकी जो है वो ज्यादा दिन 30 वो रहता है, तिथि रहती है, तो लगभग सेम पड़ता है। ओके। करीब 27.5 दिन में एक महीना हो जाता है, तो वही वो नक्षत्र महीना है। तो आज का शायद आपका प्रश्न समाप्त हो गया होगा, जानकारी मिल गई होगी नक्षत्र दिन और नक्षत्र महीना क्या है। और कोई प्रश्न? एक फाइनल क्वेश्चन है आपसे। जैसे हमने सीखा था आपसे, तिथि में भी वृद्धि तिथि होती है और क्षय तिथि होती है, क्या वैसा ही सेम चीज नक्षत्र में भी होता है? हाँ,
अच्छा, सेम नक्षत्र में भी होता है। क्षय और वृद्धि मानी जाती है, होती नहीं। अच्छा, मानी जाती है, उसकी मान्यता का रीजन है। देखो, चंद्रमा तो हर नक्षत्र पर चलेगा जी। 13 अंश 20 कला, 13 अंश 20 कला, 13 अंश 20 कला, एक एक नक्षत्र करते हुए नक्षत्र का नाम सबका उपभोग करते हुए चलेगा। वो 27 रानी है, 27 पत्नियों के पास अपना आता जाता रहेगा जी। ये कंटिन्यू जाएगा। तो क्षय वृद्धि तो होती ही नहीं, लेकिन अब प्रश्न है कि शास्त्रों में क्षय वृद्धि का उल्लेख है। जो हमारा नक्षत्र सूर्य को नहीं देखता है, उदय सूर्य के वहां दिन भर तो देख ही रहा है। अच्छा। उदय होते समय। अच्छा। जैसे मान लो सनराइज के टाइम पे, सनराइज के समय। अच्छा, ओके। सनराइज के समय के बाद कोई तिथि लगी, सनराइज के समय नहीं लगी। सनराइज मान लो 6 बजे होना है, 6 बजे वो तिथि नहीं है, 6:05 पे वो तिथि है। अच्छा। तो उसने सूर्य उदय को नहीं देखा। अब मान लो दूसरे दिन भी 6 बजे ही सूर्य उदय हो रहा है, अब 5:58 पे वो खत्म हो गई तिथि, उसने सूर्य नहीं देखा, तब वो क्षय तिथि मानी जाती है। अच्छा। और वृद्धि तिथि कहते, किसी कहते हैं वृद्धि नक्षत्र, तिथि नहीं, सॉरी, नक्षत्र की बात करा रहा हूँ, क्योंकि तिथि और नक्षत्र एक ही वो सिद्धांत है, इसलिए दिमाग में आ गया। जी। तो सॉरी, मैं भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि नक्षत्र की जगह तिथि निकल गई जी। तो ऐसे ही वृद्धि नक्षत्र है। वृद्धि नक्षत्र में उस नक्षत्र ने 2 सूर्य को देखा। जैसे आज 5 बजे सूर्य उदय हो रहा है जी, वो हमारा नक्षत्र 4:55 पर ही लग गया। अगर 5 बजे सूर्य उदय हो रहा है, 4:55 को नक्षत्र लग गया। आज का सूर्य देखा उसने जी। और कल भी मान लो 5 बजे सूर्य उदय हो रहा है, कल वो 5:10 तक रहा। अच्छा, तो ऐसे 2 बार 2 सूर्य देखा जी। इसलिए उस नक्षत्र का नाम वृद्धि नक्षत्र हो गया। यद्यप क्षय वृद्धि नहीं हुई, चंद्रमा बरोबर एक नक्षत्र पर 13.20 चल रहा है। अब इस क्षय वृद्धि को जानने से फायदा नुकसान क्या है, हमारा क्या फायदा नुकसान, या लोगों के भाई बहनों का क्या, गृहस्थ आश्रमों को क्या फायदा नुकसान है। कोई भी जब हम मुहूर्त निर्धारित करते हैं तो क्षय और वृद्धि नक्षत्र को नहीं लेते हैं। अच्छा, दोनों को ही नहीं, दोनों को नहीं लेते हैं। ओके। जो पूर्ण नक्षत्र रहता है, पूर्ण नक्षत्र और पूर्ण तिथि, उसे ही कहते हैं जिसमें एक ही सूर्य रहे। अच्छा। अगर उसमें क्षय तिथि है या वृद्धि तिथि है या क्षय नक्षत्र है, वृद्धि नक्षत्र है, तो उसको हम शुभ मुहूर्त से हटा देते हैं। उस दिन अच्छा काम नहीं करते। अच्छा। इसका फल ज्योतिष पर इसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा। यद्यप न होते हुए भी वृद्धि और क्षय होता है, और उसको एक ज्योतिषी को सभी रहवासियों को जानना चाहिए कि अगर हम पूछने जा रहे हैं क्षय वृद्धि अगर है तो उसमें वो काम न करें। अच्छा। तो शायद आपके प्रश्नों की जानकारी हो गई होगी, प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। बिल्कुल। अब मेरे समझ से आप संतुष्ट भी होंगे। जी, मुझे आज और इन नक्षत्रों के बारे में जानने के बाद ये पता चला है कि आप ज्योतिष के साथ साथ गणित और भूगोल के भी विद्वान नजर आते हैं। आपकी कृपा है, आपकी कृपा है। क्योंकि इतना पूरा नॉलेज होने के लिए अगर ज्योग्राफी अच्छे से नहीं आती है, मैथ्स अच्छे से नहीं आती है, तो एक्चुअल में एटलीस्ट मुझे अभी तक जितना समझ आया कि ज्योतिष समझना बहुत डिफिकल्ट है। तो धन्यवाद, हमें भूगोल की भी जानकारी मिल रही है और कैलकुलेशंस कैसे किया जाता है वो सब भी जानकारी मिल रही है आपके थ्रू। हम एक्चुअल में आगे भी आपसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आप आई, आपका बहुत बहुत आभार, दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हमारा ये कहना है
कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो और इसमें कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो जिज्ञासु हो, जिसको जानने की इच्छा हो कि हमारा सनातन धर्म फैले, सब लोग जाने, तो उनको आप शेयर भी करिए। बस इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।